हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये हमारे पास क्लास है राष्ट्रीय आय की क्लास नंबर सेकंड। क्लास फर्स्ट एक पहले हो चुकी है। मैंने बोला कि राष्ट्रीय आय को हम लोग मेरे बच्चे 4 पार्ट में पढ़ेंगे और पूरा वो चैप्टर मैं आपको करा दूंगा और उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। 100% श्योर है, जो भी मैं इन 4 क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपका उसमें से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आएगा, आप चाहे किसी भी बोर्ड से संबंधित क्यों ना हो। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आना है। 4 क्लास आपको लेनी है, यानी कुल मिलाकर 20-20 मिनट की 4 क्लास हैं, 20 चौका यानी कि 80 मिनट्स अगर आप मुझसे पढ़ लेते हो तब, यानी कि 1.5 घंटा अगर आप मुझसे पढ़ लेते हो तो कुल मिलाकर 100% आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो आज पार्ट नंबर सेकंड का और उसके वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आता है। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अब चर्चा करेंगे मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर की। जैसे मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे रेगुलर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तब। दूसरा, अगर आप हमसे बुक परचेज करना चाहते हैं तब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बुक मैं आपको बिल्कुल एट कॉस्ट जितने की हमें पड़ी है स्पाइरल बाइंडिंग वो आपको भिजवा दूंगा ताकि आप इजीली हमारे नोट्स को वहां से देख सकें और हमारे साथ साथ पढ़ सकें, आपको कॉपी पर ना लिखना हो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर की बात। क्योंकि हम सबको पता है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, मध्यवर्ती वस्तु। क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? नहीं सर, गलत है। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग दूसरी वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। क्योंकि सर दोनों एक ही बात होती? नहीं भैया, मैं इस पेन को बनाने में मेरी कंपनी में एक मशीन भी है जो पेन को बनाती है और इस पेन को बनाने में कच्चा माल यानी कि प्लास्टिक भी लगी है। तो मशीन मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? जो दूसरी वस्तु को बनाने में प्रयोग होती हैं कच्चे माल के रूप में, सिर्फ वही वस्तुएं मध्यवर्ती होती हैं। इसे बनाने में जो मशीन है वो मध्यवर्ती वस्तु नहीं है क्योंकि वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। बात को याद रखना। ऐसी वस्तुएं जो या तो पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाएं या दूसरी वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाएं, वो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। दूसरा, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता करते हैं, जो वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं अपने घर के यूज के लिए, वो सब क्या कहलाती हैं भैया? अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। जो हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं वो अंतिम वस्तु है। ऐसी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने में प्रयोग की जा रही है कच्चे माल के रूप में, वो मध्यवर्ती वस्तु होती है। दो चीजें हो गई। दूसरा, जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, चूंकि अभी तक ये पूरी तरह से बनी नहीं है, ये कच्चा माल है, इससे हम दूसरी अंतिम वस्तु बनाएंगे, तो जब तक ये पककर तैयार ना हो जाए, जब तक इससे दूसरा माल ना बन जाए, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो रट लेना, सिंपल सी बात है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। दो चीजें। तीसरा, मध्यवर्ती वस्तुओं को घरेलू आय में भी शामिल नहीं करते। ना तो घरेलू आय में शामिल करते हैं ना राष्ट्रीय आय में। दो तरह की आय होती है बेटा, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। फिलहाल ना तो मध्यवर्ती वस्तु चूंकि अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई, अभी ये कच्चा माल है, तो मध्यवर्ती वस्तु ना तो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है ना घरेलू आय में शामिल होती है। जबकि जो अंतिम वस्तु बनकर तैयार हो गई है, इसे राष्ट्रीय आय में भी शामिल करते हैं और इसे घरेलू आय में भी शामिल करते हैं। तो बताओ मेरे साथ साथ 3 डिफरेंस क्या आपको याद हो कि नहीं हुए? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग दूसरी वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में करते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता स्वयं के प्रयोग में लेकर आते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को घरेलू आय में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तुओं को घरेलू आय में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में वृद्धि संभव है। जो मध्यवर्ती वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं। 10 रुपए का या 2 रुपए का प्लास्टिक खरीदा, उससे पेन बनाकर 10 रुपए में बेच दिया, तो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो अंतिम वस्तु हमने घर के प्रयोग के लिए खरीदी है, सोचो आपने बेटा 10 रुपए के टमाटर खरीदे,
चूंकि आप घर के अंदर बेटा जब घर के लिए प्रयोग के लिए टमाटर खरीदे हैं 10 रुपए के, तो क्या उससे सब्जी बनाकर 20 रुपए की बेचोगे घर में? नहीं ना भाई, अंतिम वस्तु तो घर के प्रयोग के लिए खरीदते हैं और इनके मूल्य में तो हम वृद्धि नहीं कर सकते। 10 के टमाटर लेकर आए हो तो 10 ही रहेगा, 20 के तो बनेंगे नहीं, है ना, घर में तो बेचना नहीं है। जबकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जैसे कच्चा माल, उनसे आप दूसरी वस्तु बनाकर उसके मूल्य में क्या कर देते हो बेटा? वृद्धि कर देते हो। तो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य में वृद्धि संभव है, जबकि अंतिम वस्तुएं जो प्रयोग के लिए खरीदी गई हैं उनके मूल्य में वृद्धि संभव नहीं है। उसके अलावा मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, क्योंकि बेटा अभी तक इनका उत्पादन नहीं किया गया, तो बोलते हैं ये भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, उत्पादन सीमा के अंदर है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, जबकि अंतिम वस्तुएं उत्पादन सीमा के बाहर होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, जबकि अंतिम वस्तुएं उत्पादन सीमा के बाहर होती हैं। बताओ मेरे बच्चे, क्या अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के अंदर ये 5 या 4 डिफरेंस आप लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं। एक तो सर हम क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। एक तो हम क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। फिर मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को घरेलू आय में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तुओं को घरेलू आय में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, अभी तक इनका उत्पादन नहीं हुआ, जबकि अंतिम वस्तु उत्पादन सीमा के बाहर हैं, ये बनकर तैयार हैं, अब इन्हें बिक गई हैं बेटा, ये उत्पादन सीमा के बाहर, जबकि ये उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं। क्लियर है बेटा बात? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पर लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर कई बार पूछा गया बेटा, कई बार। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर से रट लेना, पेपर के अंदर आएगा मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर। आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने आस पड़ोस में पूछ सकते हो, जो पुराने फेलियर बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हो कि पेपर में आया था ही नहीं आया था, वो कहेंगे सर आया था। क्या तेरे को आया था? वो कहेंगे नहीं आया था, पेपर में आया था पर उसे नहीं आया था इसलिए वो फेल हो गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपको भी आएगा, इसलिए आप पास भी हो जाओगे बेटा। तो रट लेना, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में अंतर बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न छोटा सा, निवेश क्या होता है? निवेश से तात्पर्य, तो निवेश क्या होता है बेटा? निवेश का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था में स्थायी संपत्ति है या पूंजीगत संपत्ति है। पूंजीगत संपत्ति समझते हो बेटा? जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, जो उत्पादक वस्तुएं होती है, उत्पादकों के पास जो मशीन होती है, उत्पादकों के पास मशीन है, उत्पादकों के पास भवन है, उत्पादकों के पास इक्विपमेंट है। तो निवेश का मतलब है पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। और पूंजीगत वस्तु क्या है? मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, भवन, ये सब कैसी वस्तुएं? पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादक प्रयोग करते हैं बेटा अपने पास किसी दूसरी वस्तु को बनाने में। तो निवेश क्या है? निवेश में क्या लिखना है आपको कि निवेश, आप यहां मत सोचो निवेश का मतलब सर बैंक में पैसे जमा कराना, निवेश का मतलब शेयर खरीदना, नहीं बेटा। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब होता है पूंजीगत या स्थायी संपत्ति के स्टॉक में वृद्धि, स्थायी संपत्ति के स्टॉक में वृद्धि। जो आपके पास पूंजीगत वस्तु थी, मशीन थी 1 लाख रुपए की, आपने 1 लाख की मशीन और खरीद ली, ये निवेश कहलाएगा। 1 लाख की मशीन में 1 लाख की और खरीद ली तो ये निवेश कहलाएगा। तो निवेश का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। तो मेरे साथ साथ बोलो, निवेश का मतलब है, निवेश का अर्थ है अर्थव्यवस्था में पूंजीगत या स्थायी संपत्ति, उन्हें स्थायी संपत्ति बोलते हैं बेटा, स्थायी संपत्ति के स्टॉक में होने वाली वृद्धि निवेश कहलाती है। स्थायी संपत्ति के स्टॉक में होने वाली वृद्धि निवेश कहलाती है। दूसरा एक होता है शुद्ध निवेश। क्या है भैया शुद्ध निवेश? क्या है? तो शुद्ध निवेश का मतलब होता है सकल निवेश, यानी कि जितने की आपने नई संपत्तियां खरीदी है उसमें से मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो आपने 4 लाख रुपए की नई मशीन खरीदी, तो 4 लाख का आपका निवेश हो गया, इसे बोलते हैं सकल निवेश। जितने की आपने नई मशीनें खरीदी हैं, नए भवन खरीदे हैं, वो हो गया निवेश। लेकिन जो पुराने वाले भवन होंगे उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गई होगी। आपने 4 लाख के भवन तो सर खरीद लिए, लेकिन जो पुराने वाला भवन था क्या वो कुछ खराब हुआ होगा, या जो पुरानी मशीन थी क्या वो कुछ खराब हुई होगी? तो जो मशीन की वैल्यू घटती है ना बेटा, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। मान लो आपने 4 लाख की नई मशीन खरीदी और जो पुरानी मशीन थी उनकी वैल्यू 20,000 रुपए कम हो गई। 4 लाख की नई मशीन आ भी गई, लेकिन पुरानी मशीनरी 20,000 रुपए से कम भी हो गई है, तो कुल मिलाकर 3,80,000 रुपए की आपकी मशीनरी बढ़ गई। तो जो आपने निवेश किया है उसे बोलते हैं सकल निवेश। उसमें से जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन, वो घटा दो, उसे घटाने के बाद जो आता है वो कहलाता है शुद्ध निवेश। कहोगे सर मूल्यह्रास क्या होता है? तो चलो पहले मूल्यह्रास समझ लेते हैं। मूल्यह्रास का अर्थ है, मूल्यह्रास से तात्पर्य स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी से है।
जो आपके पास स्थायी संपत्ति है, जो आपके पास पूंजीगत संपत्ति है, जो मशीन या बिल्डिंग होती है, इसका मूल्य धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो मशीन का मूल्य जो कम हुआ उसे क्या बोला जाएगा, मूल्यह्रास। आपने आज 1 लाख की मशीन खरीदी, अगले महीने वो कितने की रहेगी, 80,000 रुपए की। तो जो 20,000 की वैल्यू कम हुई है उसे क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। पेपर में प्रश्न आता है मूल्यह्रास से आपका क्या तात्पर्य है, तो मूल्यह्रास से मतलब है स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी। बोलो बेटा मेरे बच्चे, मूल्यह्रास से तात्पर्य है स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी। स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे संपत्ति का प्रयोग, आप जितनी संपत्ति यूज करोगे उसका मूल्य कम हो जाएगा। समय तत्व, आपने आज खरीदी, 1 साल बाद ऑटोमेटिकली मूल्य कम हो जाएगा। सामान्य टूट फूट, आपने कोई चीज खरीद ली है तो टूट फूटने की वजह से उसका मूल्य कम हो सकता है, वो भी मूल्यह्रास कहलाएगा। अप्रचलन, अब वो चीज चलन में नहीं है, आपने एक मशीन खरीदी लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है, या पुरानी तकनीक में परिवर्तन हो गया है। तो संपत्ति का प्रयोग करो, समय बीत जाए, छोटी मोटी टूट फूट हो जाए, या अब उसका चलन ना हो तो ऑटोमेटिक उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मूल्य को कम होने को हम क्या बोलते हैं बेटा, मूल्य का कम होना कहलाता है आपके पास मूल्यह्रास। क्या कहलाता है बेटा, मूल्य का कम होना मूल्यह्रास कहलाता है। तो अब निवेश, स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगा बेटा, निवेश कहलाएगा। स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी भाई, निवेश कहलाएगा। और उसका मूल्य कम हो जाना मूल्यह्रास कहलाएगा। और निवेश माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या कहलाएगा, शुद्ध निवेश कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या लिखा है, निवेश और शुद्ध निवेश, अंतर समझ गए बेटा। निवेश क्या हुआ, इस पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि निवेश कहलाती है। और शुद्ध निवेश, इस सकल निवेश में से जो मूल्यह्रास हुआ, जो वैल्यू कम हो गई, 4 लाख की मशीन खरीदी, निवेश 20,000 की मशीनरी की वैल्यू कम भी होगी पुरानी वाली, तो बीच का जो गैप आया, घटाकर जो आया वो कहलाया शुद्ध निवेश कहलाया। क्या कहलाया बेटा, वो शुद्ध निवेश। अब हम पढ़ेंगे घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। इसके लिए हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट वाली क्लास। तुरंत इस क्लास को पढ़ने के बाद आप हमारी नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं, और आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि हमारी लाइव क्लास भी ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी अगर आपको पुस्तक खरीदनी है तो आप हमारी पुस्तक भी खरीद सकते हैं। हमारी बुक को खरीदने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये बुक बिना किसी प्रॉफिट के, ये बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम बेच रहे हैं, ताकि आप इजीली अपनी नोट्स को, यानी कि अपनी आगे वाली क्लास को जारी रख सको और आपको लिखने से बच सको। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।